अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज ही हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। सबसे पहले तो सर ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आप इंडिया में हैं, तो हमने कहा कि हम आपसे पूछें कि वहां पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, ईद करने दे रहे हैं कि नहीं करने कर पा रहे वो। एक सबसे पहली बात नोट करें कि हैदराबाद जो कई मिलियंस का बड़ा शहर है, उसकी हम्म 65% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है। 65%। सो हिंदुस्तान में एक शहर जिसमें मुसलमान डिस्टिंक्ट मेजॉरिटी में है वो हैदराबाद है। आपको पता है ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद और उससे पहले मुगलों की यहाँ पे बड़ी इन्फ्लुएंस, यहाँ बड़े पैलेस, ये सारे कुछ होते थे। तो यहाँ पे तो वारे न्यारे ही हैं मुसलमानों के। कल शाम को हम गए हुए थे खाना खाने, तो फिर मैं रोड्स के इर्द गिर्द देख रहा था, तो जो वो ईद की फेस्टिविटीज हैं वो रात को ही तकरीबन शुरू हो गई थी। तो कहना कि हम्म हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। हाँ, कुछ हुए थे केस लिंचिंग के, ये वो, उस हम्म पर बहुत पब्लिक आउटक्राई भी हुई थी। देखें यहाँ पे जो पब्लिक है ना, वो भी रिएक्ट करती है। हमारे यहाँ हम्म आप जैसे लोग, बाकी लोग, यूट्यूबर्स, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट ये करते हैं, बाकी तो हमारे यहाँ उस किस्म की सिविल सोसाइटी बन ही नहीं सकी जो चैलेंज कर सके। इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिडिल क्लास बहुत बड़ी है आरजू। बिल्कुल। और कहते हैं मतलब ये हैदराबाद इज द सिटी ऑफ पर्ल्स। तो मैंने कहा यार इसका जिक्र ना कर देना, वरना स्टॉकहोम से मेरे पे हुक्म हो जाएगा जी पर्ल्स लेके आओ, मैं क्या क्या चीजें लेके चलूं। बट दिस इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल्स। हाँ जी। ठीक। पर्ल का बिल्कुल सही। उर्दू में क्या तर्जुमा होता है पर्ल्स सर का? पर्ल ही कहते हैं सर, मोती जो होते हैं बस मोती वही मोती। पर्ल ही है सर। हाँ, आई और अंडरस्टैंड, लेकिन ये कि वो बड़े खूबसूरत सर उसके जेवर बनते हैं, लोग यहाँ पर हाँ भी हाँ बड़ा हाँ, पसंद करते तो हैं। वो ये बिल्कुल। कैपिटल है हैदराबाद जी। पर्ल इंडस्ट्री का। उन्होंने बिल्कुल। लिखा कि 40 बिलियन का हमारा एनुअल यहाँ से बिजनेस होता है। और यहाँ पे तो अच्छा, बेंगलोर में भी दो सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस और जिन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो मुसलमान हम्म हैं। एक है अजीम प्रेम जी जो बोरी मुसलमान है, और एक है इरफान रजाक साहब, प्रेस्टीज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम है। हम्म वो मेमन है, कच्ची मेमन जो सुन्नी होते हैं। जी। हाँ, जी। तो और फिर यहाँ पे इस्माइलियों का भी बड़ा पोजीशन है। हम्म बेंगलोर में बहुत शिया है, हैदराबाद में भी मेजॉरिटी सुन्नियों की है, लेकिन ठीक ठाक है। और मैंने ये सुना है कि कभी यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ हैदराबाद में। कभी हुआ होगा किसी जमाने में, बट नॉट। तो यहाँ पे देखो, एज यू मूव अवे फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो गुंडागर्दी जो है, बदमाशी हमारी तरफ से शुरू होते 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 इधर आती है। और फिर विंध्या माउंटेन्स की ब्रेक ऑफ के बाद इधर लोग बड़े सिविलाइज्ड और शरीफ लोग हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। यहाँ के जी। मुसलमान भी और बाकी भी आके उसी तरह के हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, यानी जहाँ पे मुहर्रम भी एहतराम हम्म से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो, और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा हम्म, लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की। और हैदराबाद बिल्कुल। इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। अब तो देखें ना, हैदराबाद और एक नई स्टेट बनी है इंडिया के अंदर, हम्म तेलंगाना, आंध्रा से अलग करके। हम्म और ये 5 करोड़ की एक है, नॉट अ बिग स्टेट। तो इसको उसके बनने से और भी फायदा हो गया। और वन आर्ग्यूमेंट आई वांट टू गिव यू, हालांकि मैं ठेठ पंजाबी हूँ, आई वुड से कि सराइकी लोगों को भी उनको सूबा दे दो पंजाब के साउथ में। हम्म क्योंकि लोग क्यों भाग के आए यार भावलपुर से लाहौर अपना काम करवाने के लिए। बिल्कुल। तो आज की स्टेट जो है, डिलीवरी तो होना चाहिए। आज 3 बंदे मुझे मिलने आ गए हैं सुबह से, तो मैंने तुम्हारे लिए टाइम वो देख देख के ना निकाला है कि मैंने कहा आपसे भी थैंक यू बात। सर। हाँ, तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हो गया सर, क्योंकि ईद का दिन है और आपका शो जो है वो एज अ ईद गिफ्ट जो है वो लोगों को मिलेगा। लेकिन बिल्कुल। सर मुझे एक चीज और सर मुझे बताइए। जी जी, आप कर कंप्लीट नहीं, मैं कीजिए। कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक मुस्लिम मेजोरिटी शहर में हूँ, तो हम्म मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी जगमग है यहाँ पे। और यहाँ पे भी इतने नाम से पता लग जाता है ना, कोई अब्दुल्ला, कोई एक पेशावर
वो है होटल, सारा कुछ तो यहाँ पे है। तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा मैं ही है। आज तक इससे फरार करता रहा हूँ इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्व करने की कि ठीक है यार आप अपना तरीका कर ले। हमें भी बिल्कुल अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी जो बहुत हमारे मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है वैसे। पाकिस्तान को ले बैठेंगे। ये आई टेल यू, पाकिस्तान के अवाम हम्म, की मेरे कोई इतराज नहीं है। वो चंद हैं पागल जो मौलवियों के जेन से, लेकिन आम लोग तो वही हैं जो यहाँ पे हैं। मैंने देखा है ह्यूमर भी वही है, सारा कुछ है। सिर्फ हम लोग लाउड है, हम हम्म, एग्जीबिशनिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है, क्या बिल्कुल आपने ऐसा ही है पता सर। चला कि शाम को एक पार्टी हो रही थी जहां पे ये सारे जो नाच कर रहे थे वो इस किस्म का था कि यू हैड टू गो फ्रॉम देयर। और हम्म, दिन के वक्त वो सारे वो पारसा मुसलमान है यार, ये धोखेबाजी बेकार चीज है। अब आप करें सवाल, मैंने आपको फुल पिक्चर बिल्कुल ऐसा, बात की। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ पर भी लोगों को खुश होने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ तो एक बिल्कुल। तमाशा लगा देते हैं। लेकिन सर अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सर 76 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका? कौन जिम्मेदार है? क्या स्टैब्लिशमेंट और फौज की गलती है? क्या पॉलिटिशियंस ऐसे थे? क्योंकि कब से, मैंने तो जब से होश संभाला है यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। और इमरान खान का भी कोई ऐसा बयान था कि अब पता नहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे आईएमएफ के पास जाना पड़े। अब ये सारे कलाबाजियां खाते हैं आईएमएफ के आगे और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है। इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें यार, लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं। वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, लेकिन सारा पैसा इंडिया में रहता है और इन्वेस्टमेंट होती है। कल इत्तफाकन जब हम जा रहे थे ना शाम का खाना खाने एक रेस्टोरेंट में, तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लोथ्स में कोई मिला, हाथ उत मिलाए, तो बाद में उन्होंने कहा डू यू नो हु इज। मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि ये इंडोनेशिया के पास इनको ही ओन्स एन आइलैंड, और उस आइलैंड से आयरन और ये वो करते हैं, माइंस हैं जहाँ से ये लाते हैं हम्म, और सारी दुनिया को देते हैं। बट ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ। शायद पाँव में जूतियां भी चप्पल टाइप ही थी। और सो इनमें वो दिखावा नहीं है। बट हम्म, हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो आईटी का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। हम्म, सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे। हम्म, इनकी सियासत पे मैं बात नहीं करता क्योंकि ये उनका इंटरनल है। आई एम जस्ट अ गेस्ट। हम्म, अलबत्ता सबको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि दिस इज द राइट पाथ यू हैव टेकन। डोंट ब्रिंग religion into your politics. Religion belongs to the individual and has a right. जहां पे वो किसी को तंग नहीं कर रहे तो उनको उसमें रहने दें। हाँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो कुछ हो, आप जहां भी देखें उनके ऊपर आप सख्त कानून बनाए ताकि किसी को नुकसान ना पहुंच सके। तो मेरी ये एडवाइस यहाँ पे है। पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कह कह के हम थक गए हैं कि खुदादा करो खौफ, अकल करो। पाकिस्तान के अवाम का भी कोई हक है इस ईद में खुशी मनाने का। जहां बाजार के अंदर दुकानें नहीं चल रही, नौकरियां बच्चों के पास है नहीं, वहां पे काहे की ईद की खुशी होगी। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो एक बकरा कर देंगे या एक ऊंट या कुछ ऐसा करके, तो अगले साल तक उन्होंने अपना जो है ना सोशल काम कर दिया है। एक इंदी फाउंडेशन, एक अखुवत सुना कुछ है, या कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान में भी हम्म, चैरिटी करते हैं। पाकिस्तान के लोग तंग नजर नहीं है इस तरह। लेकिन जहां स्टेट की लीडरशिप होती है ना, जो आपको लीड करती है, वो यहाँ पे तो है, पाकिस्तान में पहले दिन से नहीं थी। जिना साहब से लेकिन ये खराब शुरू जी हुआ था। मेरी किताब पढ़ लें, जिना अली। बिल्कुल। उन्होंने जमहूरियत का सत्यानाश किया था और उसके बाद वो सत्यानाश से
सवा सत्यानाश हुआ है, लेकिन 76 years is enough experimenting with autocratic government. Now I say become like the rest of the world, सिविलियन सुप्रेमेसी कायम कीजिए, फौज हमारी मजबूत होनी चाहिए, उसके पास डिटेरेंट भी होना चाहिए क्योंकि कोई हमारी तरफ बुरी आंख की तरीके से ना देख सके। लेकिन हमारी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे मुल्कों की फ्रीडम और उनकी आज़ादी में भी मुदाखलत ना करें। तो माई whatever I say is based on universal principles, discriminatory principles नहीं है। इसी में महल आपका भी हिस्सा है, मेरा भी है, हर रोशन ख्याल आदमी इंसानियत की बुनियाद पे दुनिया को देखता है। बिल्कुल, लेकिन सर हम एक तो सर हमेशा से जो है लोन वगैरह लेकर मुल्क को चलाते रहे, दूसरा हम किसी ना किसी कैंप में रहे। अभी भी ये हो रहा है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ है या अमेरिका की तरफ है, तो ये चीज हमने भारत में नहीं देखी। उनको कोई ये डिक्टेशन नहीं देता कि जी आपने किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है, और पाकिस्तान इसी मुश्किल में आज भी पड़ा हुआ है। तो आपके ख्याल से ये क्योंकि जाहिर है IMF चाहिए तो अमेरिकन कैंप में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर चाइना नाराज हो जाएगा, तो ये करें तो क्या करें? ये लोग अजीब मुश्किल में इन्होंने सब लोगों को डाला हुआ है। जो रास्ता इन्होंने बंद किया है वो भी खोल के देख लेना। अमेरिका की भी इन्होंने वो क्या कहते हैं चमचागिरी और क्या कहते हैं सारी खिदमात की हैं। अफगानिस्तान में एक हुकूमत आई थी जो वहाँ पे औरतों को लिबरेट कर रही थी, ये थी, वहाँ पे ये मौलवियों के जरिए इन्होंने जाके उसको तबाह किया। उसी तबाही में से तालिबान निकले जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, तो हमें उसकी सजा भी तो मिल गई है ना। और फिर हमने ये लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद जैसे लोग पाले जिन्होंने हिंदुस्तान में आके टेररिज्म की। हाँ जी, आज एक कश्मीरी पंडित मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने अपनी पूरी संजीव शायद उनका नाम है, मुंशी और ये और वो पूरी स्टोरी उन्होंने भी सुनाई। तो आई एम हेयरिंग ऑल टाइप ऑफ थिंग्स हियर। यहाँ पे मुसलमानों से भी बेंगलोर में मेरी मुलाकात हुई है, वहाँ पे अल हुदा और शिफा हॉस्पिटल वहाँ पे हम गए। बेंगलोर के एक है इंडस्ट्रियलिस्ट मुसलमानों का सेंटर है, उस ब्यूरो में भी हम गए, लोगों से मिले, तो वारे नहीं आ रहे हैं लोगों के यार। कहीं कहीं पॉलिटिकल इस किस्म की डिस्टर्बेंस होती हैं, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है ना, वो इनकी अपनी सियासत है, वेयर आई डोंट वांट टू मेडल, आई एम जस्ट हियर फॉर अ गुडविल मिशन, इस तरह मैं देख रहा हूँ। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि भारत की तरक्की में उनके एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। आई थिंक बेसिकली इन पाकिस्तान the destruction of the people of Pakistan begins in the school. ये तो सिर्फ मदरसों का है ना, मदरसे तो गरीबों के होते हैं, बेचारों के बच्चे कहीं और नहीं जाते, वहाँ उन्हें रोटी भी मिलती है, रहने को जगह मिलती है, और वो मदरसों में मौलवी हैं जो है उनको, आई एक्चुअली डोंट ब्लेम देम टू मच। जिस सोसाइटी ने लोगों को स्कूल नहीं दिए वहाँ पे मदरसा हैव टू प्ले अ रोल, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर जो नफरत पढ़ाई जाती है, आप तो शायद उन्हीं स्कूलों में से पढ़ के आई है ना। जब मैं सर मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई नफरत, सर मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। स्कूल में पढ़ा हूँ तो वहां पे कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन आम स्कूलों के अंदर हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड है। जब ये दोनों बीमारियां पाकिस्तान खुद उनसे आजाद नहीं ना होगा, क्योंकि बिकॉज सर मेरा स्कूल था ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च स्कूल, तो सर मैं चर्च स्कूल में पढ़ूंगी तो जाहिर वो मदरसे वाली चीज तो मुझे नहीं सिखाई जाएगी। सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर एंड देन एफसी कॉलेज लाहौर एंड देन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड देन स्टॉकहोम एंड स्वीडन एंड ऑल दैट। तो मैं वो तंग नजर स्कूलों में उस किस्म की एजुकेशन में मिला ही नहीं। मेरे तो टीचर बड़े एनलाइटेंड थे जिन्होंने हर मौके पे जिंदगी में मुझे रैशनल होने में, पढ़ाई लिखाई करने में, मुझे ये जो आजकल है वहाँ वो कहते हैं कि सब कुछ, मसलन मैं मिला पाकिस्तानी साइंटिस्ट को व्हाइल आई वाज इन पाकिस्तान, तो मैंने कहा यार आप वहाँ पे वो जो है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैसे पढ़ाते हैं? वो कहते हैं जी हमें इंस्ट्रक्शन है कि आप वो थ्योरी पढ़ाएं और कहें ये एक थ्योरी है, लेकिन कुरान के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक ये पता नहीं क्रिएशन थ्योरी 7-8 दिन में जो भी है फॉर्मूला, ये सारी दुनिया बनी और जोड़े आए, जो बाइबल में है यहूदियों की और फिर क्रिश्चियंस की, वही उसकी एक फॉर्म मुसलमानों के पास है।
तो अब क्या किया जाए, यानी यू हैव created a problem when you are teaching about botany, biology and so on. You should stick to science, और faith को आप अलग रखें. हमारे यहाँ faith overrules science, reason and evidence. तो यही सत्यानाश है पाकिस्तान का, कि जहां पे एक आइडियोलॉजिकल स्टेट, और वो भी ऐसी आइडियोलॉजिकल स्टेट जो 7वीं सदी की वैल्यूज को 21 सदी में लाना चाहती है. इससे ज्यादा फरार हकीकत से और कोई नहीं है. तो ये जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ. और यहाँ पे तो मैंने देखा यार, आज 3 लोग आए हुए थे आईटी के, उनमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. भाई, पीपल आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ थिंग्स इन विच इंडिया इज इन्वॉल्व्ड एट ऑल लेवल्स. और वो कहते हैं यार, वी आर रेडी टू हेल्प पाकिस्तानी पीपल जिनका बुरा हाल है, आपकी हुकूमत तो तैयार हो, हम आपको आउटसोर्स कर देते हैं, आप वहां से कमाई करें, घरों को चलाएं. तो ये है कि एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान का है, वो इट इज द एनिमी ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट, एंड इट डिफाइज रीजन एंड एविडेंस. तो वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो है इंडोक्ट्रिनेशन इनटू बिलीविंग इनटू समथिंग कॉल्ड व्हाटएवर, जो ये इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है. इस पे कई किताबें पाकिस्तानियों ने लिख चुकी हुई हैं. आपसे है जिक्र हुआ है कि और बाद में रुबीना सहगल, डॉक्टर नैयर, अहमद सलीम, ये चंद किताबें तो मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं. और आप जैसे लोग भी तो हर बात रोज करके हकीकत ला रहे हैं ना. आप किताब लेकिन इल्म तो लाते हैं लोगों के पास. हाँ, लेकिन सर पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा है कि एजुकेशन सिस्टम तो खैर काफी खराब है, लेकिन सर लोग भी शौकीन नहीं है, लोग पढ़ते भी नहीं. जैसे आप बुक्स बता रहे हैं, मुझे याद है तारिक फतेह साहब कहते थे किसी से बात हो तो पूछो आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी. तो ये लोग तो सर रीडिंग वीडिंग का इतना कुछ है नहीं. और जो बुक शॉप्स थी वो बंद कर करके वहां पे टिक्के कबाब की दुकानें खुल गई हैं. यहाँ पे बहुत कम शॉप्स रह गई हैं. मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है, और खून की आंखों मैं देखता हूँ जब एक दुकान बंद होती है और टिक्का कबाब वहां पे आ जाता है. और वही लाहौर का कैरेक्टर है. मैं तो कहता हूँ कि आप लाहौर के पंजाबी ये वो घर में बुला के आपको खाना खिला देंगे हजारों में, लेकिन फिर भी कहेंगे कि किताब उन्हें आप फ्री दे. और मैं कह यार, मैं किताब लिखी है ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ फ्री कित्थों दिया है. एक तो मैं पब्लिश करा लिखा, फिर पब्लिशर मैं क्या नजम सेठी ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री दे, मेरे वासिस नहीं है. ये हाल है लोगों का. सर ये क्या सर, ये आप बुक्स देख रहे हैं ना, मेरे पीछे बुक्स रखी हुई है. जब कोई मेरे घर में पार्टी होती है मैं ये बुक्स हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई आके बुक उठा के ले जाएगा और फिर वापस नहीं मिलनी मुझे. और उन्हें शर्म नहीं आती मुझे कि सर कोई किताब नहीं मिल सकती. मैं क्या यार बात सुनो, मैंने इतने साल मेहनत करके लिखी है, पब्लिशर ने उसमें इन्वेस्ट किया है, खुदा दा खौफ जे मेरे वासिस नहीं है. और मैं क्या, मेरे साथ वो फिर सॉफ्ट कॉपी मुझे भेज देते हैं. जो मुझे मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी भेजता है मैं उसे अनफ्रेंड कर देता हूँ. मैं क्या यार, ये तुम अजीब बकवास है. मेरी लिखी हुई किताब मजा ही नहीं आता सर, बुक में बिल्कुल मजा नहीं आता. है ही नहीं कि ये पब्लिशर कौन होता है और राइटर कौन होता है. वो जेब पुत्रा आइडियोलॉजी हमारी बन चुकी है. हाँ बिल्कुल. पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, वीडियो देख के सारी बातें तैयार हो गई, लड़ाई के लिए तैयार हो गए. और मैं क्या, पहले किताब पढ़ लो. मेरे पे अगर मेरा भी थीसिस एक्सेप्ट करते हो, रीड माय बुक, बजाय दूसरे के माँ बहन की गालियां शुरू हो गई मेरी वो एक वीडियो सुन के मेरे हक में. और मैं क्या, प्लीज ऐसा करया करो, पढ़ाई करया करो, ए देखो मेरा हाथ. लेकिन वो है ही नहीं. वो बुल्ले शाह ने उस जमाने में कह दिया था, तेनू इको अलफ दरकार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार. उसने तंज की थी मौलवियों पे, कसूर के मौलवियों पे, कि तेनू इको अलफ दरकार यानी अल्लाह काफी है, बाकी इल्म की कोई जरूरत नहीं है. तो बुल्ले शाह ने ये तंज की थी कि खुदा दा खौफ करो, लोगों को सीखने दो. लेकिन हकीकत हमारे यहाँ यही है कि इको अलफ है हमारे पास, बाकी इल्म की जरूरत ही कोई नहीं है. सारा कुछ वो कुरान और हदीस में है. और मैंने कहा मौलाना मौदूदी जो सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं, उन्होंने माना है, उनकी वो जो थ्योरी थी उसे कहते हैं थियो डेमोक्रेसी, कि जहां कुरान और हदीस है वो तो अप्लाई करेगा, लेकिन जहां वो दोनों चुप हैं वहां पे अकल इस्तेमाल करें. ये तो उनको भी, उनकी बात भी नहीं मानते.
इनके लिए हर चीज पहले से हो गई हुई है 7वीं सदी में। तो मैं कह फिर 7वीं सदी में रहो तो फिर साइकिलें और मोटरसाइकिलें और कारें भी सर लाना। 7वीं का सर, ये चौथी या तीसरी सदी में रह रहे हैं यहाँ पे तो लोग, वो जहाँ पे ऐसा भी लगता है। लोगों के साथ वैसे मैं ये ज्यादती समझता हूँ, बहुत। जो उनको चांस ही नहीं दिया गया, उनको इसे कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, ब्रेन वॉशिंग। हाँ, ये हुआ है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपका विजिट जो है वो बहुत अच्छा रहा, और काफी आपको लोग मिले भी और बहुत प्यार भी मिला। और एक जो हमने अपने जहनों में पाकिस्तानियों ने बना के रखा होता है कि जी इंडिया में लोग जो है वो पसंद नहीं करते, पाकिस्तान वालों से बात करना नहीं चाहते, इस किस्म का तो कोई इम्प्रेशन आपको नहीं दिखा बकवास, वहां पे? बकवास, हम्म। बकवास। क्योंकि जितने लोग मेरे पास आए हैं और उनमें से कई हाई अप लोग हैं, हम्म। और शायद गवर्नमेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई, आरएसएस से हुई है, बाकी भी लोग मुझे मिले हैं। दे ऑल अंडरस्टैंड पाकिस्तान सिचुएशन। वो कहते हैं आप टेररिज्म खत्म करें और हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, देखिए आपको कितने फायदे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ट्रेड रिलैक्स कर दें, ये आपके इंटरेस्ट में है। अच्छा, उन्होंने एक और बात की है और कहा है कि बताओ पाकिस्तानियों को कि वी आर नो लॉन्गर इनटू इंडो पाक इक्वेशन। वो हाइफनेटेड रिलेशनशिप खत्म हमारा हो गया है। वी नाउ थिंक ऑफ इंडिया पैसिफिक। हमारी ओरिएंटेशन ही उधर हो गई है। पाकिस्तान अगर दोस्ती नहीं चाहता तो ठीक है, जब दोस्ती चाहेगा वी विल कंसिडर इट और दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक, दैट हाइफनेटेड इंडो पाक इज ओवर, वी आर इंडिया पैसिफिक। हम इधर देख रहे हैं पूरे पैसिफिक ओशन की तरफ। तो उनका, और वो मुझे रिजल्ट भी नजर आता है। देखो ना जी, सिर्फ बेंगलोर के अंदर 17 लाख यानी 1700,000 आईटी इंजीनियर्स काम करते हैं, इंजीनियर्स। और उसके बाद ये 3-4 शहर हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे, जहाँ पे और आईटी के हैं, कहीं 3 लाख, कहीं पे 5 लाख आईटी engineers are working. So you can imagine the amount of wealth they are producing. 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ तो ये आ ही गए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं 5 ट्रिलियन तक। कब पहुंचेंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता, इकोनॉमिस्ट वुड टेल यू मोर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि किसी किस्म की भी हुकूमत हो, उन्होंने अपना रास्ता, गलतियां भी की हैं तो उसको करेक्ट कर लिया। देखिए, अगर आप अपनी गलतियों से सीख के अपना कोर्स करेक्शन कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। सो आई थिंक कैपेसिटी एंड दे हैव द विजडम एंड दे हैव द फोरसाइट। बिल्कुल ऐसा ही है, देख के आप आगे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है सर, ऐसे ही बढ़ना चाहिए आगे। और अगर कभी मैं इंडिया, अगर मेरा आना हुआ तो मैं और किसी से मिलूं ना मिलूं, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं आरएसएस वालों से जरूर मिलूंगी, क्योंकि पढ़ा भी है उनके बारे में। लेकिन जो यहाँ पे बातें होती हैं उस पर तो खैर मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। हमें तो हर चीज में नेगेटिव बताया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग इस किस्म के नहीं है। देखिए आरजू, यहाँ पे जितने लोग मिले वो दे थिंक वेरी हाईली अबाउट यू, और बाकी लोग जो भी मेरी तरफ आता है आई एम वेलकम। चंद लोगों ने बगैर प्रेपरेशन मुझे बुला लिया और एक ने लिख दिया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन इंडिया, बट देन आई सेड दिस इज टू मच। इफ पीपल डोंट नो हु आई एम और मुझे जर्नलिस्ट बना दिया तो यार इसका मतलब दे आर नॉन सीरियस। दे शुड नो हु दे आर टॉकिंग टू एंड आई एम ऑलवेज विलिंग टू कम इन देयर, बट दे डोंट डू होमवर्क एंड दे जस्ट। मैंने कहा यार ये भी जरूरत नहीं है कि ऐसे लोगों से मैं कम्युनिकेट करूं, बट मेरी पॉलिसी ये नहीं है कि लोगों को लेट डाउन किया जाए, क्योंकि आई एम हियर ऑन अ मिशन इन विच आई थिंक द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर सर्व्ड। आप, हमारी हुकूमत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको मैं कहता हूं क्रिमिनल निगलेक्ट हिस्ट्री ने कभी फॉरगिव नहीं करेगी। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को जो अपॉर्चुनिटीज हिस्ट्री पेश कर रही है उनसे ये महरूम करते हैं, सिर्फ अपनी वो एक अय्याशी और लूट मार की सियासत करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल इनको कहीं और जगह नहीं मिलेगी अगर ये पाकिस्तान का ये हाल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत मेहरबानी, और ईद मुबारक सब सुनने वालों को, एंड स्पेशली टू यू आरजू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे। थैंक यू सर।
Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.